हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एलवीआर। स्टडी एलवीआर की इस वीडियो में आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 3, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, हिमाचल प्रदेश टेट या कमीशन की प्रेपरेशन से ये जुड़ा हुआ है। काफ़ी वेटेज रहती है इस सेक्शन की, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी सेक्शन की काफ़ी वेटेज रहती है इन एग्जामों में, ठीक है। तो हम इसके पार्ट 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश टेट जो जेवीटी का हुआ था 16 जून 2020 को, उसके साइकोलॉजी सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। उसके कुल 30 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं इन एग्जामों में। जो टेट के एग्जाम होते हैं साइकोलॉजी सेक्शन 30 क्वेश्चन का रहता है। पार्ट 1 जो हमने डिस्कस किया था उसमें पहले 1 से लेकर 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। पार्ट 2 में हमने 11 से लेकर 21 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और आज पार्ट 3 को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 22 से लेकर 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और ये जो हमने क्वेश्चन पेपर की डिस्कशन स्टार्ट की थी जेवीटी टेट 16 जून 2020 की, वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसका साइकोलॉजी सेक्शन, उसकी हम डिटेल एनालिसिस जो है वो पार्ट 3 तक कंप्लीट कर देंगे। सो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन पार्ट 3 को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को रिकैप करते हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि जो प्रयोग, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनको कंडक्ट कराने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का निर्माण। किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले हाइपोथेसिस फॉर्म की जाती हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है वो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी 1879 में बाय विलियम वुंट। थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जीन्स। जो हमारे हेरिडिटियल फैक्टर्स होते हैं, ये जो काम करते हैं वो करते हैं पेयर्स में कार्य करते हैं। और एक मानव कोशिका में लगभग तकरीबन 1 लाख जो है वो जीन्स होते हैं, मिनिमम, है ना। मिनिमम 1 लाख से मिनिमम होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 1 लाख से कम नहीं होंगे। फोर्थ क्वेश्चन था अल्बर्ट बंदूरा के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है। तो बंदूरा ने दी है सोशल लर्निंग थ्योरी। उन्होंने समाज के लर्निंग, सीखने में समाज के महत्व को स्वीकार किया। उनका मानना है कि बच्चा समाज में अनुकरण के द्वारा सीखता है, अनुकरण, इमिटेशन। फिफ्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था आइजैक जो थे वो ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। ब्रिटेन में जो है वो इनकी नागरिकता थी। जन्म इनका जर्मन में हुआ था, लेकिन ये ब्रिटिश के जो है वो मनोवैज्ञानिक रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, व्यवहार में अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होता है उसको कहा जाता है लर्निंग, है ना। द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज नोन एज लर्निंग। टैट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसको दिया था हेनरी ए मुरे और एन डी मॉर्गन ने 1930 में इसको डिजाइन किया था, तो ऑप्शन ए। 8th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था गेस्टाल्ट एक संप्रदाय है मनोविज्ञान का, ठीक है। और इसके जो जर्मन भाषा का शब्द है ये, जिसका मतलब होता है एज ए होल, पूर्ण। 9th क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज गिवन बाय बीएफ स्किनर, ठीक है, जिसमें इन्होंने कबूतर और चूहों पर प्रयोग किए थे। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होती हैं वो होती हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, या इन दोनों के प्रोडक्ट के कारण। तो पर्यावरण यहाँ पर मेंशन था, तो दूसरा मेन कारण था इसका अनुवांशिकता, हेरिडिटी, ठीक है, ऑप्शन सी। ये पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने क्या डिस्कस किया था? नेक्स्ट 11 से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन। तो स्ववास्तविकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मोटिवेशन की ये थ्योरी है, ये दी थी अब्राहम मोस्लो। मोटिवेशन की थ्योरी है, नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी इसको कहा जाता है। 12th क्वेश्चन था जब पहले का सीखा हुआ नए सीखने में मदद करे तो उसे अधिगम का सकारात्मक, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाएगा, सकारात्मक अंतरण हुआ है। जो प्रीजुडिस होते हैं या जो पूर्वाग्रह होते हैं वो एक तरह की हमारा
पक्षपात पूर्ण अभिवृत्ति एटीट्यूड को दर्शाते हैं, बाइस्ड बिहेवियर होता है ह्यूमन का जो हम पूर्वाग्रह करते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने, उन्होंने तीन स्तर इस सिद्धांत में बताए थे, प्रत्येक स्तर में 2 अवस्थाएं थी, तो 3 स्तरों में हो गई कुल 6 अवस्थाएं। ऑप्शन डी। फ्राइड ने व्यक्तित्व के मॉडल की संरचना की थी जिसमें उसने 3 भाग बताए थे, इदम, अहम तथा परम अहम या सुपर ईगो। ईगो, इद, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है। साइकी जो ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है, साइकी का अर्थ होता है आत्मा। ये अलग बात है कि बाद में इसके अर्थ अलग अलग लिए गए, लेकिन साइकी का अर्थ बेसिकली आत्मा होता है, सोल। 17th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, फ्राइड ने जो दिया था वो दिया था मनोविश्लेषण संप्रदाय। मनोविश्लेषण संप्रदाय के जो जन्मदाता है वो है सिगमंड फ्रॉइड। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि है ना, मास्टर ग्रंथि। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनको हम नलिकाविहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने हार्मोन्स कहां से स्रावित करती हैं, तो रक्त के माध्यम से, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनको डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये जो सेक्रेट करते हैं अपने हार्मोन्स को, ये थ्रू ब्लड सीधे रक्त के माध्यम से जो है वो इनको स्रावित करते हैं। जो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट दी थी बीएफ स्किनर ने, पुनर्वलन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था, इनकी बुक भी है। और आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का पार्ट 3। सो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राचीन अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग में प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम था? क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? देखो, सबसे पहले अनुबंधन पर काम करने वाले प्रथम व्यक्ति थे इवान पावलोव। ठीक है, इवान पावलोव, ये रशियन मनोवैज्ञानिक थे। सबसे पहले इन्होंने काम किया था अनुबंधन पर, इसलिए इनकी थ्योरी का नाम था लर्निंग बाय कंडीशनिंग। लेकिन इन्होंने सबसे पहले कंडीशनिंग पर काम किया है, इसलिए इनके सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, प्राचीन अनुबंधन। तो ये सिद्धांत भी इन्हीं का है, इवान पावलोव। और क्लासिकल कंडीशनिंग पर काम करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे इवान पावलोव। सो ऑप्शन बी। देखो, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इन्होंने 1903 में इसको दिया था। इसको थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ लर्निंग थी, ये सीखने का एक सिद्धांत था, है ना, थ्रू कंडीशनिंग, है ना। और ये रशियन मनोवैज्ञानिक हुए हैं इवान पावलोव, इनके द्वारा इसको दिया गया। यहाँ से ऑप्शन बी जो है वो फिर करेक्ट होता है। इन्होंने जो प्रयोग किया था अपने इस अनुबंधन सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, इन्होंने प्रयोग किया था डॉग पर, कुत्ते पर प्रयोग किया था। ये थे इवान पावलोव, रशियन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो थी वो दी है, इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है। और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया था वो डॉग पैवलियन जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने डॉग पर, बेसिकली कुत्ते के सलाइवा पर जो है इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया था। और इसके थ्रू उन्होंने समझाया था, देखो जो हमारे पास, देखो इन्होंने सबसे पहले बताया कि भोजन ये जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है। अनकंडीशन मीन नेचुरल स्टिमुलस है, अनकंडीशन कह लीजिए या इसको नेचुरल स्टिमुलस कह लीजिए। और जब हम इस स्टिमुलस को, नेचुरल स्टिमुलस, ये अगर किसी जानवर के सामने आता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या है? उसके कुत्ते के सामने लार निकलना। तो ये कैसा था? नेचुरल रिस्पॉन्स था। ठीक है। अब उसने इसी बिहेवियर को चेंज किया कि अगर हम नेचुरल स्टिमुलस के बजाय आर्टिफिशियल, अगर हम कुछ काम करें, उस पर थोड़ा वर्क करें, तो आर्टिफिशियल स्टिमुलस से भी जो है वो बिहेवियर में चेंज लाया जा सकता है। ठीक है। बाद में उन्होंने क्या किया? उन्होंने घंटी बजाना शुरू कर दिया। ये जो था वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस था, या कंडीशनड स्टिमुलस कहा था इन्होंने इसको। अब उन्होंने जब पहली बार घंटी बजाई तो वो सिर्फ ध्वनि सुनता था और इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था। उस डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दोबारा उसने कुछ टाइम के बाद क्या किया? उसने घंटी बजाने लगा और साथ में उसको खाना भी देने लगा। देखो, कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस को उन्होंने मिक्सअप किया, तब क्या रिस्पॉन्स देने लगा? फिर से उसके मुंह में लार आने लगी। और नेक्स्ट टाइम जब कुछ समय के बाद उसने जब कुत्ते को पूरी तरह से उस चीज का आदी बना लिया, तो वो सिर्फ क्या करने लगे? सिर्फ घंटी बजाने लगे।
और खाना नहीं दिया जाता था उसको, सिर्फ घंटी बजाई जाती थी, मतलब सिर्फ कंडीशन स्टिमुलस उसको दिया जाता था और उसके मुंह से क्या होता था, लार निकलने लग पड़ती थी। तो देखो पहले नहीं निकलती थी लेकिन बाद में उस जानवर का बिहेवियर जो था वो चेंज हो चुका था। तो यही उन्होंने बताया था कि हम आर्टिफिशियल जो इन्वायरमेंट के एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके भी बच्चों को सिखा सकते हैं। ये उन्होंने बेसिकली सीखने का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये इन्होंने, इसको आप इंग्लिश मीडियम में समझना चाहे तो इसको समझ सकते हैं। बिफोर कंडीशनिंग अब बेल ऐड हुई थी और बेल के साथ फूड ऐड हुआ था और लास्ट में सिर्फ बेल थी और रिस्पॉन्स वही था। ठीक है, इस थ्योरी के अदर क्या क्या नाम है, इनको पेवलोवियन जो कंडीशनिंग के नाम से भी इस थ्योरी को जानते हैं, लर्निंग बाय कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये नाम तो काफी बार पूछा जाता है। तो ये कोई भी नाम इसमें जो वो इसके बारे में पूछा जा सकता है, सो इनको याद रखेंगे। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जो स्याही धब्बा परीक्षण था, इंक ब्लो टेस्ट है ना, इंक ब्लो टेस्ट, ये स्याही धब्बा परीक्षण ये किसने दिया था? गाल्टन ने, फ्राइड ने, रोशार्क ने या ऑलपोर्ट ने? सो अगर आपको आता है तो आप यहाँ पर टिक आउट कर सकते हैं। स्याही धब्बा परीक्षण था क्या, है ना, इंक ब्लो टेस्ट। इसका वैसे पूरा नाम क्या है? रोशार्क इंक ब्लो टेस्ट, है ना, रोशार्क इंक ब्लो टेस्ट, इसका कंप्लीट नाम ये है। तो ये किसने दिया फिर? रोशार्क, है ना, रोशार्क मनोवैज्ञानिक हुए रोशार्क, इन्होंने दिया है इंक ब्लो टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो था वो करेक्ट आंसर था, रोशार्क। 1921 में इन्होंने ये टेस्ट दिया था, स्विट्जरलैंड के ये मनोवैज्ञानिक हैं। ये जो टेस्ट है वो आपका पर्सनैलिटी को असेस करता है, पर्सनैलिटी को मेजर करता है। और ये कैसा टेस्ट है? पर्सनैलिटी को मेजर करने का एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, प्रोजेक्टिव प्रक्षेपी विधि है ये। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें 10 कार्ड होते हैं। ठीक है, 10 कार्ड, जैसे ये हैं 10 कार्ड। ये जो 10 कार्ड जिनकी इमेजेस आप देख रहे हैं, इन ये बेसिकली आपके धब्बों से ये जो है वो कलाकृतियां तैयार की होती हैं। इन कार्डों पर जो आकृतियां दिख रही हैं बेसिकली धब्बों से बनाई गई हैं, स्याही के धब्बों से बनाई गई हैं। ठीक है, ये जो है वो व्यक्ति के सामने रखे जाएंगे और उन पर इसके विचार जाने जाएंगे कि आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है, आपको मतलब उसके डिफरेंट प्रोस्पेक्ट जाने जाएंगे उसको। उसके बाद उसकी जो उसने स्टेटमेंट दिए उसी के आधार पर उसकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने रखा है, पीपल हु सी अ, सबसे पहले ये जैसे एक पिक्चर दिखाई और कुछ लोगों ने कहा ये क्या है? बटरफ्लाई है। तो ये किस तरह की पर्सनैलिटी को दिखाता है कि वो कैसा पर्सन है? क्रिएटिव पर्सन है एंड ऑप्टिमिस्टिक है, उसकी जो पर्सनैलिटी वो ऑप्टिमिस्टिक टाइप का वो व्यक्ति है। ठीक है, किसी ने बोला कि हमें एक चेहरा दिख रहा है, फेस, तो इंट्रोवर्टेड है, अंतर्मुखी किस्म के आदमी हैं और इंटेलिजेंट कहा जाएगा इनको। ठीक है, और किसी ने कहा कि हमको ये फ्लावर दिख रहा है, तो वो कैसे हैं? ड्रीमर्स हैं, ड्रीमर्स, सपने ज्यादा देखते हैं और फ्री स्पिरिट्स के व्यक्ति हैं ये। तो इस आधार पर जो है वो इस तरीके से ही उनको क्या है, उनकी पर्सनैलिटी को, उनके जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन अपनी बताई होती है उसके आधार पर जो है उसको असेस किया जाता है। तो ये था रोशार्क इंक ब्लो टेस्ट। और ये कैसा है? काफी बार पूछा जाता है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है, प्रोजेक्टिव। ठीक है, और किसके लिए यूज होता है? ये पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए। सो आई होप आपको इमेजेस के थ्रू समझ में आया होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र क्या है ना? बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस कोशेंट, इसको अगर आपने मेजर करना हो तो इसका सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो बुद्धि लब्धि, IQ को मेजर करने का सूत्र है, फॉर्मूला फॉर IQ ये है, इंटेलिजेंट कोशेंट इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। तो इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट इज इक्वल टू MA अपॉन CA मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो बुद्धि लब्धि, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इसी फार्मूले के बेस पर या इसी आईक्यू के बेस पर जो है वो बच्चों की डिफरेंट क्लासिफिकेशन बताएगी। जैसे स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल जिसे टर्मन ने डिज़ाइन किया था 1916 में, तो उन्होंने जो आईक्यू की डिफरेंट कैटेगरीज बताई थी आईक्यू के अनुसार, तो उन्होंने बताया कि जिन बच्चों का आईक्यू 20 से कम होता है उनको कहा जाएगा इडियट, ठीक है। जिन बच्चों का 20 और 50 तक होगा 20 से, उनको कहा जाएगा एम्बिसाइल, ठीक है। ये महामूर्ख, ये मूड, ये मोरोन्स मूर्ख, 50 से 70 के बीच वाले। और इनको 70 से जो 80 के बीच में है उनको कहा जाएगा, ये बॉर्डर लाइन पर होते हैं ये वाले बच्चे, डल कहा जाएगा। जो 80 से 90 के बीच में होंगे वो डल होंगे। एवरेज कहा जाएगा, जो 90 से 109 के बीच में होंगे उनको एवरेज कहा जाएगा। सुपीरियर होंगे जो 110 से 119 के बीच में होंगे। और वेरी सुपीरियर 120 से 139 और 140 से अधिक वाले जीनियस या गिफ्टेड कहा जाता है इनको। सो ये टर्मन की क्लासिफिकेशन थी और इन्हीं की काफ़ी प्रचलित है, क्वेश्चन भी इसी से आते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमें याद रखना है। तो आईक्यू का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, मैं आपको बताता चलूं। इसमें से जो मेंटल एज मानसिक आयु का जो संप्रत्यय था, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये बिने ने दिया था, अल्फ्रेड बिने। कब? 1908। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानसिक आयु की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था, तो अल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो देखो आईक्यू का जो विचारधारा थी ये सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी, हाल ही के टेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो आईक्यू की जो अवधारणा दी थी वो दी थी विलियम स्टर्न ने। लेकिन ये पूछा जाए कि आईक्यू की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो प्रयोग किया था किसने, टर्मन ने। टर्मन। अगर प्रयोग पूछा तो टर्मन, और अगर पूछा कि आईक्यू शब्द किसने दिया तो फिर विलियम स्टर्न, ठीक है। जब विलियम स्टर्न ने देखो आईक्यू को निकालने का फार्मूला भी दिया था, उनका फार्मूला था आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। उनके अनुसार तो फार्मूला ये था, 1912 में इन्होंने ये वाला फार्मूला दिया था। लेकिन ये फार्मूला जो था वो आधा माना गया और बाद में इसमें जो 100 लगाया वो टर्मन ने लगाया, और जिस फार्मूले को आज हम देखते हैं ये टर्मन की देन है। टर्मन, ये टर्मन, और इसी ने सर्वप्रथम जो था वो स्टैनफोर्ड बिने स्केल जो था वो इंटेलिजेंस स्केल, उसमें इस फार्मूले को सर्वप्रथम यूज किया था। सो इसको यूज किया गया था कहां पर, किस परीक्षण में, जो हमने अभी मैंने आपको बताया स्टैनफोर्ड बिने जो इंटेलिजेंस स्केल थी सर्वप्रथम, उसमें इसको यूज किया गया था। और किसने यूज किया था, टर्मन ने, ठीक है। ये आईक्यू अगर जिन बच्चों को इंग्लिश में नहीं याद रखता तो वो हिंदी में याद रख सकते हैं, जैसे कि 0 से 25 के बीच में जो होंगे वो जड़ बुद्धि या महामूर्ख कहा जाता है इनको। 25 से 50 इनको मूढ़, 50 से 75 इनको मूर्ख कहा जाता है, 75 से 90 ये होते हैं बॉर्डर लाइन या डल, ठीक है। और 90 से 110 ये काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाती है। एक ये पूछी जाएगी और ये मेन आपको याद होनी चाहिए, जैसे एक ये है, एक ये है और एक 50 से 75 वाली है और एक लास्ट वाली है। तो ये 3-4 हमें याद रखनी है, बाकी तो ज़्यादा पूछी जाती नहीं है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा संवेदी माध्यम नहीं है, सेंसरी चैनल, सेंसरी। हमारे बेसिक सेंस ऑर्गन कितने हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बेसिक सेंस ऑर्गन और उनका क्या क्या काम है, वो क्या क्या काम करते हैं। तो हमारे संवेदी माध्यम इसमें से कौन से नहीं है, दृष्टि विजन, श्रवण मीन हियरिंग, स्पर्श मीन टच और स्मृति मीन मेमोरी। सो कौन सा नहीं है, देखो हमारे 5 बेसिक सेंसेस हैं। सेंस कौन सी है, जैसे साइट देखना, और ये कौन सा सेंस ऑर्गन कौन सा है, आईज, और काम क्या करती है देखने का, विजन, सी विजन कह लीजिए, ठीक है। दूसरा स्मेल, स्मेल का काम जो कौन सा काम कर बॉडी ऑर्गन इसमें काम करता है, नोज, और इसका काम क्या होता है, स्मेल करना, सूंघना किसी चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है सेंस है हमारी हियरिंग की, और इसमें कौन सा सेंस ऑर्गन होता है, ईयर्स, हमारे कान, और इनका काम क्या होता है, हियर करना, सुनना किसी चीज को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी सेंस है वो है टेस्ट। टेस्ट में कौन सा बॉडी ऑर्गन काम करता है, जीभ, और इसका काम क्या होता है, टेस्ट करना, किसी चीज को चखना, ठीक है।
नेक्स्ट है टच, है ना। टच हमारा एक सेंस है, कौन सा है इसमें यूज होती है, स्किन या हमारे हैंड, और इनका काम क्या होता है, टच, किसी चीज को स्पर्श करना या छूना, ठीक है। तो ये मैंने लिखे हुए हैं, ये इनका काम आ गया। और कौन सा इसमें ऑर्गन अग्रणी भूमिका निभाता है या कौन सा काम करता है प्रत्येक सेंस के लिए, ये भी कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेकिन हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा संवेदी माध्यम नहीं है, तो दृष्टि बिल्कुल है ना, आंखें देखना इनका काम है, श्रवण सुनना ये भी सेंस ऑर्गन है, स्पर्श करना टच ये भी है। लेकिन मेमोरी का तो हमने डिस्कस किया ही नहीं। सो ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो था वो करेक्ट आंसर था। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्णय लेना एक प्रकार का डैश है। डिसीजन मेकिंग क्या है, एक चिंतन है, आपकी थिंकिंग है, प्रत्यक्षीकरण है, परसेप्शन बोलेंगे इसको इंग्लिश में, स्मृति, मेमोरी, या समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो निर्णय लेना क्या है, डिसीजन मेकिंग इज व्हाट। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो एक एग्जांपल, इसको क्वेश्चन पर आने से पहले क्वेश्चन एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 2 + 2 क्या होते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा, 2 + 2 4, लेकिन एक जनरली सोचिए आपको पता नहीं है, तो आपके सामने ये समस्या आई, आपको इसका आंसर देना है, इसका समाधान करना है। तो ये देखो मैंने क्या दिया इसको, आपको एक निर्णय लेना है। आपको देखो इस प्रॉब्लम में क्या करना है, आपको एक निर्णय लेना है कि 2 + 2 = व्हाट। तो 2 + 2 का जो आप निर्णय लेंगे वो क्या होगा, एक समस्या का समाधान होगा। तो निर्णय लेने का है, निर्णय लेना क्या है, निर्णय लेने एक प्रकार का जो है वो इस समस्या समाधान ही है, समस्या समाधान। सो ऑप्शन डी। तो निर्णय लेना क्या है, निर्णय लेना एक प्रकार का क्या चिंतन है, नहीं, चिंतन तो आप निर्णय लेने से पहले कर रहे होते हैं। तो ये नहीं, हमसे ये पूछ रहा है कि जब आप निर्णय ले रहे हैं तो क्या हो रहा है उस टाइम। तो निर्णय लेना एक तरह का समस्या समाधान हुआ, उस टाइम समस्या का समाधान हो रहा होगा। ऑप्शन डी। जैसे डिसीजन मेकिंग क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। डिसीजन मेकिंग हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कि क्या चीज सही है क्या राइट है। मतलब आप डिसीजन ले रहे हो और सही और राइट के बीच में अगर डिसीजन ले रहे हो, मीन आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की औसत बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है। मैंने आपको एक औसत व्यक्ति की जो IQ है वो कितना होता है ना, अभी मैंने आपको बताया था टर्मन वाला। तो एक एवरेज जो व्यक्ति होती है उसकी जो, या नॉर्मल जो आदमी होता है, मैक्सिमम इसी रेंज में जो है ह्यूमन आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इसी में आते हैं। सो 90 और 110 के बीच में जो जिनका IQ होता है उनको कहा जाता है एवरेज या नॉर्मल। सो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, फिर ऑप्शन ए, है ना, 90 से 110। तो मैंने आपको पहले भी बताया था टर्मन के टेबल से काफी क्वेश्चन आते हैं, सो हमें ये याद रखना चाहिए, चाहे आप टेट दो या कमीशन दो, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं। ये वही स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल सबसे पहले IQ के फॉर्मूले का इसी टेस्ट में यूज हुआ था, टर्मन ने किया था। और ये टर्मन के द्वारा जो 1916 में दिया गया था, IQ के क्लासिफिकेशन के बेस पर जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज उन्होंने बताई थी। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखो यहाँ से कुछ फैक्ट डिस्कस करते चलते। IQ शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, तो विलियम स्टर्न ने 1912 ईस्वी में IQ का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। लेकिन जो प्रयोग इन द सेंस कि उसने IQ शब्द को निकाला, लेकिन यूज किसने किया इस शब्द को, तो टर्मन 1916। IQ की अवधारणा का सर्वप्रथम यूज टर्मन ने किया था। तो ये काफी कंफ्यूज करते हैं, है ना, काफी कंफ्यूज करते हैं ये क्वेश्चन। और अब देखो IQ दे दिया, अब IQ को नापने के लिए सर्वप्रथम एक बुद्धि परीक्षण हुए, इंटेलिजेंस स्केल बनाए गए, इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए गए। तो सर्वप्रथम किसने बनाया था, बिने ने। वर्ल्ड फर्स्ट इंटेलिजेंस स्केल जो डेवलप किया था वो बिने ने बनाया था अपने सहयोगी साइमन के साथ, इसलिए इसका नाम रखा गया। और उसका नाम क्या था स्केल का, बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल। इस जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट का जो है वो नाम रखा गया। 1905 में सर्वप्रथम ये डिजाइन किया गया था, ठीक है। कहां पर, ये जो है वो फ्रांस में डिजाइन हुआ था, फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में उन्होंने डिजाइन किया था। फ्रांस में, फ्रांस के थे ये अल्फ्रेड बिने, इन्होंने मनोवैज्ञानिक थे फ्रांस के, इन्होंने डिजाइन किया था इसको, ठीक है, 1905 में डिजाइन किया। फिर इसके अंदर कुछ टाइम के बाद इसमें जो है वो संशोधन किया गया,
ठीक है। 1908 संशोधित रूप, जो पहला संशोधन 1908 में हुआ प्रकाशित इसका, फिर इसमें 1911 में फिर संशोधन किया गया 1911, और 1911 में अल्फ्रेड बिने की मृत्यु हो गई। उन्होंने बेसिकली इसमें जिस आयु वर्ग पर फोकस किया था वो था 3 से 16 वर्ष की आयु को मद्देनजर, या उनके आईक्यू को चेक करने के लिए ये वाला टेस्ट डिजाइन हुआ था। अल्फ्रेड जो विने साइमन इंटेलिजेंस स्केल थी वो 3 से 16 वर्ष के बच्चों का आईक्यू चेक करती थी, ठीक है। फिर क्या होता है कि 1916 में क्या होता है, अब 1911 में तो अल्फ्रेड बिने की मृत्यु हो गई थी। फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं टर्मन, उनकी अध्यक्षता में जो था वो विने साइमन स्केल का फिर से संशोधन किया गया अब 4th टाइम, और इसका नवीन अब संशोधित रूप और नवीन नामकरण इसका रखा गया स्टैनफोर्ड बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल। ये किसने बनाई थी? अब देखो, बनाई तो उसी ने थी, लेकिन इसका संशोधित रूप टर्मन ने प्रस्तुत किया था, टर्मन, ठीक है। और इसमें उसने आईक्यू की अवधारणा का सर्वप्रथम यूज किया और इस सूत्र का पूर्ण रूप दिया और इसका यूज भी किया इस फार्मूले का, ठीक है। सो फादर ऑफ इंटेलिजेंस स्केल किसको कहा जाएगा फिर? अल्फ्रेड बिने को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो अगर आप चीजों को क्रोनोलॉजिकल वे से समझेंगे तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 जो पूछा गया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने, पैवलोव ने, स्किनर ने, या नन ऑफ दीज? सो आप टिक आउट कर सकते हैं। पहले डिस्कस करते हैं। देखो, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव होता है हमारा जो संज्ञानात्मक विकास होता है कि हमारी जो बेसिकली हम सीखते कैसे हैं, जैसे कि कॉग्निटिव रिलेटेड है हमारे माइंड डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ, कि हम किस तरीके से हमारी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, हमारी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही जो है वो एक एस्पेक्ट है, किस तरीके से हमारी डेवलप होती है। तो इस पर काम किया था पियाजे ने। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट वैसे काफ़ी मनोवैज्ञानिकों, 2-3 मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने काम किया है, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है वो दी है जीन पियाजे ने। स्विट्जरलैंड के ये मनोवैज्ञानिक हुए हैं, फादर ऑफ, काफ़ी बच्चों से काफ़ी लगाव था इनको, बच्चों के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है इन्होंने, तो इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। इनकी एक बुक है बड़ी फेमस, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। सो ये पूछी जा चुकी है कोई एग्जाम में, टेट एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश के ही टेट एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है। सो इनको आप ध्यान रखेंगे। ये वाली बुक, काफ़ी बुकें लिखी है इन्होंने, लेकिन ये पूछी जा चुकी है, इसको इसलिए इस वीडियो में केवल इसी को कवर अप करते हैं। तो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट फिर किसने दी है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे के द्वारा। तो ऑप्शन ए, ठीक है। पियाजे ने जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी तो उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी। पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष के आयु वर्ग रखा गया था इन्होंने। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष का आयु वर्ग रखा इसमें। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11, ये प्राइमरी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और नेक्स्ट थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 या 12 से अधिक आयु वर्ष के जो बच्चे थे वो यहीं पर रखे थे उन्होंने, और इसकी उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे जो है वो अपनी सेंसेस का थ्रू करके जो है वो अपनी वातावरण के प्रति जो है उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट परमानेंस, इस आयु वर्ग की सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु स्थायित्व का जो भावना है वो इसी अवस्था में उनके दौरान आ जाती है बच्चों में। नेक्स्ट प्री ऑपरेशनल में वो सिंबॉलिक थिंकिंग करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रामर को एंड ग्रामर टू एक्सप्रेस, यूज ऑफ प्रॉपर सेंटेंस यूज करते हैं वो, ठीक है। और यहाँ पर उनके पास ये जो आयु ग्रुप के बच्चे होते हैं, ये जो होते हैं इनमें इरिवर्सिबिलिटी होती है। इरिवर्सिबिलिटी मीन, अगर आप इनको बताएंगे कि 3 + 4 = 7, तो ये अगर आप उल्टा लिखेंगे कि 4 + 3 तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब इरिवर्सिबिलिटी। इनको घर से स्कूल जाने का रास्ता तो है, क्या लगता है इनको घर से स्कूल जाना का रास्ता पता होता है, लेकिन वापस अगर इनको कहा जाए कि स्कूल से घर आना है तो ये रास्ता इनको नहीं पता होता है। वो मतलब इस चीज को वो इरिवर्स नहीं कर पाते कि ठीक है, जैसे स्कूल से घर जाने का जो रास्ता है वही स्कूल से घर आने का भी रास्ता है, लेकिन ये इस आयु वर्ग के बच्चे उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल, इस बच्चे में जो इस अवस्था के बच्चे जो होते हैं वो जो हमारे पास मूर्त वस्तुएं होती हैं, उन मूर्त वस्तुओं की सहायता से वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कंक्रीट सिचुएशन के थ्रू जो है वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आप इनके साथ लॉजिकल या
अब्स्ट्रैक्ट वे में जो चीज़ों को ये ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो कैसे है, थ्योरेटिकल चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप उनको बताएंगे कि संविधान क्या है, अगर आप उसको डेफिनेशन बताएंगे तो वहाँ पर दिए शब्दों को वो थ्योरेटिकल वे में समझ पाएंगे, लेकिन वो जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है यहाँ पर ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी उनकी। ठीक है, हाइपोथेटिकल होते हैं, है ना, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग होती है इनकी। यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग ये काफ़ी बार पूछी जाती है, किस अवस्था में आती है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। तो काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं इन डिफरेंट स्टेजेस में। तो ये कुछ नोट्स फॉर्म में है। 0 से 12 वर्ष की आयु पर काफ़ी फोकस किया था। इनकी बुक थी द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है इनको। क्यों, मैंने आपको अभी बताया है। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनकी जो स्टेजेस है, देखो यहाँ पर जो पूछी जा चुकी है, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, वस्तु ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर आती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7, इरिवर्सिबिलिटी होती है, घर से स्कूल जाना पता है लेकिन स्कूल से घर आने का रास्ता इनको पता नहीं होगा। ऑपरेशनल स्टेज रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, अब इनको ये वाली जो ऊपर कमी थी यहाँ पर पूरी हो जाती है। ठीक है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है हमारी मानसिक मेंटल प्रोसेसेस, हमारी तार्किक चिंतन, हमारा समस्या समाधान की एबिलिटी, हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ही एस्पेक्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जो सृजनात्मक लोग होते हैं, है ना, क्रिएटिव पर्सन होते हैं या क्रिएटिव पीपल्स होते हैं, उनके सोचने का ढंग कैसा होता है? क्या वो कन्वर्जेंट वे से सोचते हैं, डाइवर्जेंट, नेगेटिव या पॉजिटिव? मैं एक आपको समस्या देता हूं, मैं इसको क्वेश्चन को समझाता हूं। मान लो मैंने दो व्यक्तियों के सामने एक समस्या रखी, या दो नहीं, आप कह लीजिए कि मैंने एक ग्रुप ऑफ पीपल के सामने एक समस्या रखी। तो एक ने क्या बताया, उसको जिस व्यक्ति ने कभी उस समस्या को हल किया होगा तो उसके पास एक तरीका उसको पता था, तो उसने वो बताया और उसने उसको सॉल्व कर दिया। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे थे, मान लो एक व्यक्ति ने तो वही रास्ता बताया जो उसको पहले से पता था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसको इस प्रॉब्लम के बारे में ही, उसके लिए ये जो समस्या थी वो नहीं थी, लेकिन उसको इसने सॉल्व करने के, इसने एक नहीं कई रास्ते बता दिए। ये रास्ता उसने कहा कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, अगर आप ऐसा ना करके इस रास्ते से जाएंगे तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप ये तरीका अपनाएंगे तब भी सॉल्व, ये तरीका अपनाएंगे तब भी सॉल्व। ये मतलब आप एक समस्या और 100 हल, 100 आइडियाज उस प्रॉब्लम को लेकर। वो भी उसके सामने एक प्रॉब्लम आई और उसके पास एक समस्या को वो डिफरेंट एस्पेक्ट में रखकर उसके डिफरेंट सोल्यूशन बताएगा। तो मतलब किस तरीके से हुए, कन्वर्जेंट तो है नहीं, एक भी मतलब जिसका एक सोल्यूशन। अब सृजनात्मक लोग कैसे होते हैं, जिनके पास ना एक समस्या के कई सारे हल होते हैं। मतलब वो कैसे सोचते हैं, फिर उनके सोचने का ढंग कैसे होगा, डाइवर्जेंट, बहुविध, बहुत मतलब बहु मीन बहुत, और विध मतलब सोचने के तरीके, उनके सोचने के तरीके निराले होते हैं बहुत ज्यादा तरीके से। मतलब वो काफी एक प्रॉब्लम को काफी वेरियस एस्पेक्ट में जाकर जो है वो उसको देखते हैं, उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं, ये किसी भी समस्या का मूल समाधान बता सकते हैं, है ना, उसकी जड़ तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का तो बी ऑप्शन तो करेक्ट था। यहां पर मैं आपको इस इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये दो व्यक्ति हैं, जिसकी कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी, वो क्या तो उसके सोचने का तरीका कैसे होगा, वो थिंक्स फॉर अ फाइनल सोल्यूशन, उसको सिर्फ एक सोल्यूशन से मतलब है, जो कि उसका क्या होगा, फाइनल सोल्यूशन। एक प्रॉब्लम आई, वो सिर्फ उसी सोल्यूशन के बारे में सोचेगा जो इस सोल्यूशन का फाइनल है, इस प्रॉब्लम का फाइनल सोल्यूशन होगा, उसी के बारे में सोचेगा। एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी सोच कैसी है, डाइवर्जेंट थिंकर है वो, डाइवर्जेंट, ठीक है, मतलब बहुविध चिंतन है उसका। तो वो क्या करेगा, थिंक्स फॉर ऑल पॉसिबल वेज, हर एक एस्पेक्ट पर जाने की कोशिश करेगा वो। तो इसका चिंतन कैसे हुआ फिर, डाइवर्जेंट। तो ये वाला पर्सन कहलाएगा क्रिएटिव पर्सन। ये दिस इज इंटेलिजेंट, इसको हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं कि ये पर्सन इंटेलिजेंट है, लेकिन ये क्रिएटिव है, क्रिएटिव है ना। सिर्फ काफी एस्पेक्ट, हर फील्ड में क्रिएटिविटी जो है वो अलग तरीके से डिफाइंड होगी। ये तो जस्ट एक एग्जांपल था। तो यहां से एक बात कही जाती है साइकोलॉजी में कि एवरी इंटेलिजेंट पर्सन मे बी और नॉट क्रिएटिव। जो जितने भी इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं
वो क्रिएटिव हो भी सकते हैं और क्रिएटिव शायद ना भी हों, लेकिन जितने भी क्रिएटिव पर्सन होते हैं वो हमेशा इंटेलिजेंट जरूर होते हैं। सो ये चीज ध्यान में रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 और लास्ट क्वेश्चन है, बच्चा अपना पहला कदम किस माह की आयु में जो है वो चलना सीखता है या किस माह की आयु में रखता है? 5 से 6 माह का बच्चा जो जिन हमारे प्यूपल टीचर्स के पास ऑलरेडी अब उनके अपने बच्चे हैं तो शायद वो इस क्वेश्चन को ज़्यादा बेहतरी से समझ पाते या कर पाए होंगे शायद, लेकिन फिर भी डिस्कस करते चलते हैं। जो बच्चा अपना पहला कदम किस माह की आयु में रखता है, किस महीने में रखता है, तो 5 से 6 महीने का बच्चा रख पाता है, 10 से 12 माह का, या 4 से 5 माह का, या नन ऑफ दीज। तो देखो 10 महीने का बच्चा जो है वो इस तरीके से चलना लगता है, रेंगना लगता है। उसके अभी देखो कदम नहीं रखेगा, वो 10 माह का जब बच्चा होगा तो वो चलना, अभी चलेगा नहीं, रेंगेगा, ठीक है। 11 मंथ का बच्चा अपना पहला कदम रखेगा लेकिन किसी के सहारे, जैसे इसको सहारा दिया होगा अब वो पहला कदम रख देगा। और 12 मंथ का बच्चा भी अपना पहला कदम अपने वो चल सकता है लेकिन किसी अब वस्तु का सहारा लेगा वो। अब व्यक्ति का सहारा ना लेकर भी वो किसी अगर वस्तु को पकड़ लेता है, जैसे मेज कुर्सी वगैरह को पकड़ करके वो आगे चलने की कोशिश जरूर करेगा, ठीक है। ये 12 माह का जो बच्चा होता है। तो हम यहाँ पर क्या देखो 5 से 6 माह लगाएंगे नहीं, 4 से 5 माह नहीं, क्योंकि स्टार्ट तो वो 11 से हुआ ना, तो 10 से 12 माह फिर ठीक रहेगा, क्योंकि पहला कदम तो वो 11 माह में ही रखता है ना, तो 10 से 12 ठीक है फिर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो बच्चा अपना पहला कदम कब रखता है? 10 से 12 माह की आयु में, ठीक है। बेसिकली वो 10 माह में रेंगना, 11 माह में चलना, सहारा किसी व्यक्ति का लेकर, और 12 माह की आयु में चलना करता किसी नॉन लिविंग थिंग का जो है वो सहारा लेकर वो चलना। और 15 महीने का बच्चा जो है स्वयं चलना शुरू कर देता है। 15 महीने का बच्चा चलना शुरू करता है स्वयं, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। कुछ और इसके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखो शब्द भंडार, काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में टेट का एग्जाम हुआ 2020 में अगस्त में, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 वर्ष की जो आयु वर्ग का बच्चा है उसके पास कितने शब्द भंडार होता है उसका, तो 272 शब्द होते हैं उसके पास। 272 शब्द के आसपास मान लीजिए आप, उसके पास जो है वो वोकैबुलरी होती है। 18 माह का जो बच्चा होगा उसके पास 10 शब्द होते हैं, है ना। और 2 माह का जो जब होता है तो 272 शब्द उसके पास आ जाते हैं। 3 वर्ष का जब होगा तो 1000 शब्द होते हैं। 4 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके पास 1600 शब्द होते हैं। 5 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके पास 2100 शब्द होते हैं। और जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं उनके पास तकरीबन 80,000 शब्द हो जाते हैं उनकी वोकैबुलरी में, ठीक है। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बालिकाओं की तुलना में बालकों की तुलना में जो हमारे बॉयज होते हैं उनके कंपैरिजन में गर्ल का जो शब्द भंडार है वो अधिक होता है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, पूछा जाता है कई बार, सो आप ध्यान में रखेंगे इसको। सो गाइज ये थी हिमाचल प्रदेश टेट जून 2019 जेबीटी सेक्शन के जेबीटी का जो टेट था उसके साइकोलॉजिकल सेक्शन की एनालिसिस। आप इस कंप्लीट जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के जो 30 क्वेश्चन हुए हैं उनकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सो सबसे पहले इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया है कि प्राचीन अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग या कंडीशनिंग पर सबसे पहले काम किया था इवान पावलोव ने। सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जो इंक बोल्ड टेस्ट है वो दिया था रोशार्क ने, रोशार्क इंक बोल्ड टेस्ट। ये पर्सनैलिटी को असेस करने का प्रोजेक्टिव मेथड है। थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस किया आज हमने कि जो IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि जो हमारा संवेदी सेंसरी चैनल नहीं है तो स्मृति मेमोरी हमारा सेंसरी चैनल इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इज इक्विवेलेंट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति की जो एवरेज IQ होता है वो होता है 90 से 110 के बीच में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो थ्योरी थी वो दी थी जीन पियाजे ने। स्विट्जरलैंड के ये मनोवैज्ञानिक हुए हैं। और जो सृजनात्मक लोग होते हैं, जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं, उनके सोचने का तरीका होता है डाइवर्जेंट, बहुविध ढंग से ये सोचते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो एक चाइल्ड होता है वो अपना पहला कदम 10 से 12 माह की आयु में रखता है, 10 से 12 माह। सो ये थी इस वीडियो की एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।